हेलो एंड नमस्कार। इंटरव्यू श्रृंखला में पिछली चर्चा में सिद्धार्थ सर ने हमसे कहा था कि सर हम लोग को ये बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए मैं सर के पास चलता हूँ, पूछता हूँ कि सर आप बताएं कि किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कोई स्पेशल कैटेगरी है या किस तरह के ये टाइपकास्ट होते हैं, किस तरह से डिजाइन होते हैं। अच्छा सुधांशु, आप ये बताइए कि आपने तो इंटरव्यू दिया है बहुत बार। आप हम्म। लोगों को दिक्कत किस तरह के प्रश्न में होती है? नॉर्मली जब मेरे जितने भी इंटरव्यू में मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए हैं, जो जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है वो है कि कभी कभी जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर मेरा, वो उस कंटेक्स्ट में बात नहीं कर जिस कंटेक्स्ट में इंटरव्यू या जिस प्रोफाइल पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो वहां पे समस्या ज्यादा आती है जब वो प्रोफाइल से मैच करता हुआ क्वेश्चन नहीं आता मेरे पास। जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने टेस्ट मुंबई का इंटरव्यू दिया था और डिजास्टर मैनेजमेंट पे मेरा इंटरव्यू होना था। पर मेरा इंटरव्यू कंप्लीटली पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे जा चुका था। तो वो वहां मुझे लगा कि हो सकता है कि जो पॉलिटिकल मैचिंग हमारे बीच ना हो पाई हो। दैट्स वाई मुझे वहां बहुत अच्छे नंबर नहीं मिले थे। हम्म। देखिए, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बेसिस पर स्टूडेंट के क्वालिटी को जज किया जाता है। कुल टोटल क्या क्या क्वालिटी जज किया जाता है, उसमें क्या क्या एसेस किया जाता है। आपका लेवल ऑफ नॉलेज, जानकारी आपकी कैसी है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज, किसी भी इशू के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्या है। जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप दे रहे हैं इंटरव्यू, जरूरी नहीं है कि उसी का कॉन्सेप्ट चेक किया जाए। किसी भी मैटर में आपका कॉन्सेप्ट क्या होता है और लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप जो सोचते हैं उसके पीछे कोई रीजन है या नहीं, आप कितना स्पष्ट सोचते हैं या आप कंफ्यूज्ड हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आपका कैसा है, कम्युनिकेशन पर हम लोगों ने एक बार बात किया था। वो कहानी हम लोगों ने एस्ट्रोलॉजर और राजा की सुनी थी। बताया था मैंने कि किस जी। तरह से एक ही बात दो एस्ट्रोलॉजर दो तरीके से बोलते हैं। एक को मृत्युदंड मिलता है तो एक को रिवार्ड मिलता नाम है। मिल जाता है। हम्म। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है ना कि कैरियर का प्लानिंग आपका क्या है। मतलब देखिए, लाइफ गोल पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मेंटली हेल्दी, साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी में मेंटली हेल्दी व्यक्ति उसको माना जाता है। साइकोलॉजी में मेंटल हेल्थ के क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, किस व्यक्ति को आप मानेंगे कि वो मेंटली हेल्दी है, मानसिक रूप से स्वस्थ है, जिसका एक लाइफ का गोल हो। तो आपका कैरियर का प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं, इसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे इसका पॉपुलर क्वेश्चन है क्या, कि आप अपने आप को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। तो एक प्लानिंग आपके पास है या नहीं है। पर्सनालिटी के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, बेसिक पर्सनालिटी आपका क्या है। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका रिएक्शन क्या होता है। इसके लिए कोई काल्पनिक सिचुएशन में आपको डालकर आपसे आपका रिएक्शन तुरंत जाना जाता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। हॉबी से भी क्वेश्चन रहता है। तो इन प्रश्नों का पूछने का पर्पस क्या है, पहले तो ये समझना होगा किस उद्देश्य। देखिए, जिस आप अगर इंटरव्यू दे रहे हैं फिजिक्स के लिए या इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी मैकेनिकल इंजीनियर के लिए दे रहे हैं या कंप्यूटर साइंस के लिए दे रहे हैं, तो उस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो बिल्कुल क्लियर है कि उसमें आपका नॉलेज क्या है। लेकिन इसके अलावा भी आप और चीजों में किस तरह से सोचते हैं। क्योंकि जब भी आपको जहां काम करना है वहां पर एक टीम होगा, एक ग्रुप होगा। हम्म। आपको तो अकेले काम करना नहीं है। जहां अकेले काम करना होता है वहां पर इन सब चीजों की जांच भी नहीं होती है। लेकिन जहां ग्रुप में काम करना है आपको, तो उनके साथ आपका अंडरस्टैंडिंग कैसा रहेगा। तो इसको जानने के लिए क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, अगर ये आपके दिमाग में क्लियर होगा
तो आपको तैयारी करने में, आंसर को बनाने में सहूलियत होगी, सुविधा होगी। जैसे अ, सबसे पहले पूछा जाता है आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या से समथिंग अबाउट योर फैमिली, या आपका जन्म स्थान कहाँ है उसके बारे में कुछ बताइए। तो इस प्रश्न का क्या मकसद हो सकता है? बताइए क्या मकसद हो सकता है इस प्रश्न को पूछने का? आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से जानते हैं, या अपनी लोकेलिटी को, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस लोकेलिटी को आप कितने अच्छे से जानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्म उनके पास गया हुआ है उसमें तो हमारी चीजें मेंशन है, तो मेरे ख्याल से ये चीज पूछने का आशय तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस फॉर्म में तो सब कुछ लिखा है। हम्म, देखिए, इंटरव्यू देने वाला व्यक्ति जितना स्ट्रेस में, टेंशन में होता है, इंटरव्यू बोर्ड भी लगभग उसी तरह का टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। रीजन क्या है कि इंटरव्यू देने वाले के दिमाग में तनाव होता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत, मतलब क्या, निगेटिव फीलिंग आता है उसके मन में कि सिलेक्शन नहीं होगा तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे तो बहुत खराब स्थिति होगी, हमको किसी भी तरह से सेलेक्ट होना है ना। और इंटरव्यू बोर्ड के को किस बात का स्ट्रेस होता है कि कहीं सही गलत क्वेश्चन चुने। नहीं, हाँ, सही क्वेश्चन नहीं पूछने की वजह से एक सही कैंडिडेट मेरे हाथ से नहीं निकल जाए, हम लोगों के हाथ से निकल जाए, गलत चयन न कर ले हम वहां पर। गलत चयन नहीं हो जाए। ठीक है। तो पहला पर्पस उन लोगों का होता है, पहला काम होता है उन लोगों का कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आया है, क्योंकि उस प्रक्रिया से वो लोग भी गुजरे हुए हैं, उस चीज को लोग फेस किए हुए हैं, तो उसको नॉर्मल किया जाए, उसको एक कंफर्टेबल स्थिति में लाया जाए, ताकि उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको दिखा सके वो। और आप वहां क्यों गए हैं? अपने आप को, जैसे हम लोगों ने पहले, इसके पहले जो इंटरव्यू के बारे में चर्चा की थी, आप अपने आप को वहां अपने क्वालिटी को सेल करने गए हैं, तो आप अपने बेहतर क्वालिटी को वहां दिखाना चाहते हैं और वो आपके अंदर का बेहतर क्वालिटी को देखना चाहते हैं, तो दोनों का पर्पस सेम है। आप दोनों ही इस, आप नहीं दिखा पाए इसलिए आप तनाव में रहते हैं, और उसको लगता है, इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि ऐसा नहीं हो कि हम लोग के, हाँ, गलत क्वेश्चन से या सही तरह से नहीं करने की वजह से एक अच्छा कैंडिडेट हाथ से निकल जाए। तो पहली बात तो ये कि आपको बिल्कुल। एकदम रिलैक्स रहना है, ये सोच करके कि जितनी जरूरत मुझे जॉब की है या उस चीज को पाने की, जितनी, जिसके लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उतना ही उनका भी रिक्वायरमेंट है कि एक अच्छा कैंडिडेट हमको मिले। तो जब दोनों का पर्पस सेम है, तो आपको अपनी अच्छाई, अपने क्वालिटी को दिखाना है, ताकि उसको ये डिसीजन लेने में सहूलियत हो कि हम सही व्यक्ति को ले रहे हैं। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो पर्पस, देखिए, सब्जेक्ट के अलावा इंटरव्यू के किसी भी क्वेश्चन का आंसर 2+2 4 नहीं होता है। हम्म। जी, एक क्वेश्चन का आंसर 10 तरीके से हम लोग दे सकते हैं, उसका बिल्कुल। बेस्ट आंसर कुछ नहीं होता है। बेस्ट वही है जो आप कंफर्टेबली, कॉन्फिडेंस के साथ, ऑनेस्टी के साथ बोल देते हैं, दैट वन इज द बेस्ट। हाँ, न्यूटन्स लॉ क्या है, वहां पर तो एकदम क्लियर है कि क्या सही है क्या गलत होगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, तो हम लोगों ने पीछे भी, पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे बिल्कुल। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है। तो आपको एक आरामदायक पोजीशन में लाने की कोशिश की जाती है, ताकि आपके अंदर के क्वालिटी को निकाला जा सके। और आपसे बात करेंगे तो हम आपके लिए कुछ टॉपिक तो निकाले जिससे आप बात करिएगा तो हम आपको देख पाए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है। एक बड़ी अच्छी मैं बात बताता हूँ, जैसे सुधांशु ने कहा था कि उससे रिलेटेड बात नहीं होती है, बात किसी और टॉपिक पे चली जाती है। एक मेरा फ्रेंड जो बीएचयू में मेरे साथ ही पढ़ता था, बैंक में इंटरव्यू देने गया, अभी तो रिटायर कर गया वो बैंक से, मुंबई से रिटायर किया। उसके जब इंटरव्यू देने गया तो उन लोगों ने देखा कि एमएससी किया हुआ लड़का है, बीएचयू से पढ़ा हुआ है और जॉब के लिए आया है बैंक में। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई आप तो बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है,
हम लोग आपसे क्या पूछे, फिर पूछा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आपका गांव क्या है, और आप लोग के गांव में क्या क्या चीज की खेती होती है। और ये वेट कर रहा था कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू वाला, ये अभी ऐसे ही हम्म। चर्चा चल रही है। और वो लोग हर 2-3 क्वेश्चन के बाद पूछ देता था कि आपसे क्या, आप तो इतना ज्यादा एजुकेटेड हैं, आप इतना ज्यादा क्वालिफाइड हैं, हम्म। आपसे हम लोग क्या क्वेश्चन पूछे। और 5-7 मिनट उन लोगों ने बात किया, क्या चीज की फसल होती है, कितना आपके यहाँ धान हो जाता है, और क्या क्या फसल काटते हैं, किस सीजन में क्या होता है। इसको लग रहा था कि ये बात खत्म होगी तो इंटरव्यू शुरू होगा, ये बात खत्म होगी तो इंटरव्यू शुरू होगा। ये इंतजार कर रहा था कि मेरा इंटरव्यू कब शुरू होगा, है ना। अब वो लोग इसी से बात करता था, फिर बोलता था आप तो अपने भी एक्सपीरियंस में क्वालिफाइड में हैं, और इस पोस्ट के लिए एक्चुअली आप ज्यादा ही कुछ ये हैं। पढ़े खैर, लिखे हैं। हाँ। उसके बाद बोला उन लोगों ने कि ठीक है, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकते हैं। तो उसके बाद उसका जो एक्सप्रेशन था, मुझे उसने जब बताया, आज भी मुझे याद है, कि बोला कि उसका फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर इंटरव्यू चल रहा था। बोला कि ये इंटरव्यू मेरा हो गया, हमको पता भी नहीं चला, जो कुछ भी उन लोगों ने मुझसे बात की, लगा जैसे बातचीत हो रहा है, और वो कंफर्म हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना नॉर्मल होकर, क्योंकि बातचीट हो रही थी ना, सवाल तो पूछ नहीं रहा हाँ। था। सीआरआर बताइए क्या है, बैंक रेट क्या होता है ना, आरबीआई की फिनांस मॉनेटरी पॉलिसी इस बार की हुई है, उसके बारे में कुछ बोलिए, ये सब तो कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं उससे। तो उसको लगा कि अब क्वेश्चन शुरू होगा, अब इंटरव्यू शुरू होगा। और उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आप जाइए, अब आपसे क्या हम लोग पूछेंगे, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जाइए। तब वो जो बाहर निकला तो बोला कि मैंने खुशी के मारे, मेरा ये इस हालत था कि एक बार में मैं 2-2 सीढ़ी जंप करके नीचे उतर रहा था, मतलब एक एक स्टेप नहीं उतार पा रहा था खुशी के मारे, एक्साइटेड होकर। तो अगर आपसे इधर उधर की भी बात पूछी जा रही है, तो इट डजंट मीन कि आपको तौला जा रहा है, आपका इंटरव्यू आपका नहीं असेसमेंट हो रहा है, आप बात कर रहे हैं कंफर्टेबली, आपका सारा कुछ चेक हो रहा है। तो ऐसा एज सच ये नहीं कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका ये आंसर देंगे तो होगा। तो आपसे जब भी पूछा जाता है पहला, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या क्या बात करना चाहते हैं, वो सारा जाहिर कर दीजिए। किस किस चीज में आप डिस्कशन चाहते हैं, वो क्लियर कर दीजिए। जैसे अगर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, अच्छा इंटरव्यू में पॉलिटिकल हो गया, एक वर्ड यूज करना था कि सर, नेचर में ही डिजास्टर नहीं होता है, पॉलिटिक्स में भी डिजास्टर होता है। हम्म। ये वर्ड लेके आना था, है ना। अब एक दो तो ऐसा डिजास्टर के बारे में, जैसे इमरजेंसी लगा तो भी एक डिजास्टर था इंडियन पॉलिटिक्स में। मेरा सर जो दो एक्सपीरियंस रहा है। पहले जब मैं बता रहा था उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट था, तो वहां मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर टेक ऑन द डिवीजन ऑफ यूपी इन 4 डिफरेंट पार्ट। हम्म, तो पहला ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इस पे तो मैंने आंसर दिया कि नहीं, आई एम नॉट द सपोर्ट ऑन द डिवीजन ऑफ यूपी। फिर मुझसे पूछे क्यों, तो मैंने एक दो कारण जो मेरे थे वो मैंने उनको बताए, तो वो ठीक है, हो गया। बस इतने पे क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब इस पे इंटरव्यू खत्म हो गया मेरा। फिर जब सेकंड वाला इंटरव्यू चला मेरा, वो एनवायरमेंटल पे था, तो वहां पे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सुधांशु ये बताइए, वहां पे हिंदी में ही चल रहा था। हम्म, बोलते हैं कि ये बताइए कि कोविड आने की वजह से पहली बार ऐसे ऐसे जीव भी बाहर दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हमारे ये जानवर हैं, जीव हैं, इनको भी लग रहा है कि धरती उनके लिए भी बनी हुई है। हम्म, तो मुझसे पूछिए आपको क्या कहना है, तो मैंने कहा सर, मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि जितना प्लास्टिक हम रिलीज कर रहे हैं इस समय, उससे मेरे ख्याल से फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। अब इस बात पे फिर इंटरव्यू हमारा स्टार्ट हो गया, कि फिर उस पे बोले कि मेरी थीसिस चल रही है इस पे, फिर वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे चला गया। तो दो इंटरव्यू 2 दिन के अंदर हुए, और दो अलग डायरेक्शन में हुए। एक में हम्म। सिलेक्शन था, एक में नहीं था। हाँ, तो एक इंटरव्यू आपके हाथ से इसलिए निकल के आपने उसका डायरेक्शन ही गलत कर दिया। हाँ, पॉलिटिकल क्वेश्चन पर बचने का थोड़ा कोशिश करना चाहिए, और किया जाता है। वहां तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया था मुझसे हाँ, नहीं कि नहीं, आपका यूपी के डिवीजन में क्या टेक है। तो बोल देना उसमें हो सकता है कि सर देखिए, इसमें तो अच्छा और बुरा दोनों होता है, जिन्हें जिसने भी डिसीजन लिया है उन लोगों ने बहुत रिसर्च करके डिसीजन लिया होगा। मेरा मानना यह है कि हम्म। इसमें कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई भी होगी। कोई भी, हम्म। किसी भी बात का दो पहलू होता है। तो डिसीजन लेने वाले इस बात को डिसाइड करते हैं कि इससे नुकसान ज्यादा है या बेनिफिट ज्यादा है। उनके नजर में लग रहा है कि बेनिफिट ज्यादा है, तो उन्होंने मान लिया इस चीज को। तो हम्म। नहीं, आपका क्या उम्मीद ये है
तो सर इस पर मैंने अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर बड़ा है तो उसका क्या, अगर उस फेवर में है तो कुछ बोलना है, या इस फेवर में है तो कुछ बोलना हम्म। है ना। क्योंकि हम कुछ न्यूट्रल दिखना बहुत जरूरी होता है, न्यूट्रल दिखना बहुत जरूरी होता है। आप बायस्ड हैं या न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल आदमी होगा। अब देखिए, एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है आज के डेट में, रिजर्वेशन। हम्म। तो रिजर्वेशन से लॉस भी है, ये भी सही है कि रिजर्वेशन से बेनिफिट भी है। रिजर्वेशन से नीचे के दबे कुचले लोगों को ऊपर आने का एक मौका मिलता है, लेकिन लॉस क्या है रिजर्वेशन से? क्योंकि इसमें टैलेंट का नुकसान होता है, टैलेंटेड लोग हम्म। चूक जाते हैं, दोनों बातें हैं। तो रिजर्वेशन के विषय में जब हम डिसीजन लेते हैं तो न्यूट्रल व्यक्ति जो होगा उसका थॉट, क्योंकि रिजर्वेशन जिन लोगों ने इंप्लीमेंट किया था वो सारे रिजर्वेशन वाले नहीं थे। और आज के डेट में जब रिजर्वेशन की बात होती है तो इसमें सभी लोग वो उस ग्रुप के नहीं है जो रिजर्वेशन का फायदा जिनको मिलता हो। हम्म। ठीक। तो ये सब ऐसा डिबेटेबल सब्जेक्ट है, विषय है, जिस पर बहुत सारा डिबेट हो सकता है। लेकिन हम किस चीज को वरीयता देते हैं? जैसे हम लोग का कानून या हमारा संविधान बोलता है कि 10 अपराधी भले छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हो सकता है, एक ये भी लॉजिक हो सकता है कि एक आदमी के नुकसान से 10 आदमी का भला हो रहा है, एक आदमी का नुकसान होने दिया जाए। तो ये कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें अपने आप को एकदम न्यूट्रल रखना, और अगर न्यूट्रल दिखने के लिए आपको उसके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास उसका रीजनिंग होना चाहिए, प्रॉपर आंसर होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन लागू किया गया तो उसके पीछे का क्या सोच थी, और लागू होने के बाद उसका क्या लॉस हो रहा है, दोनों को तौलने के बाद ये पता चल रहा है कि इसका बेनिफिट है या इसका लॉस है। तो अगर आप बायस्ड हैं और रिजर्वेशन का फायदा आपको मिल रहा है तो आप हमेशा चाहेंगे कि रिजर्वेशन रहे। हम्म। और अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमेशा चाहेंगे कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो जब तक हम अपने आप को अगले के पोजीशन में रखकर नहीं देखते हैं तब तक हम न्यूट्रल होकर कोई डिसीजन नहीं ले नहीं सकते ले हैं। पाएंगे। तो सर, आपकी बातों से दो चीजें मेरे पास हैं, दो क्वेश्चंस हैं। पहला है कि एक ये भी तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि आपको यह जॉब क्यों चाहिए। एक तो ये होता है, और दूसरा होता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं। जैसे आपने कहा कि उन्होंने बार बार बोला कि आप तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हम आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछे। इसका एक दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं, आप तो ओवर क्वालिफाइड हैं या आप ये हैं, इस तरह हम जॉब के से। लिए सुटेबल इन नहीं दो होते। सवालों पर सर जरा बता नहीं, कि अगर आपको हम यह जॉब जॉब के क्यों लिए चाहिए, और आपको क्यों लगता है कि आप इस एकदम, जॉब के लिए सुटेबल हैं। हाँ, जॉब क्यों चाहिए? जॉब चाहिए हमको फिनेंशियल सिक्योरिटी के लिए। जॉब चाहिए क्योंकि ये मेरे, हमको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना है। जॉब से सोशल स्टेटस मिलता है, ठीक है, और हमको अपने काबिलियत को साबित करने का मौका मिलेगा। आप या अपनी इसको लिख काबिलियत के लीजिए। अनुसार काम करके हाँ, देखते हैं। इसको लिख सकते हैं कि क्या क्या हम, क्यों हमको ये जॉब चाहिए, इसको लिख लेना है पॉइंट बना के। और आपको हम लोग, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप सुटेबल हैं? तो अगर हम सुटेबल नहीं होते तो इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। तो इसका सीधा जवाब यही है, आप अगर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाए हैं तो इसका मतलब है कि हम सुटेबल हैं। लेकिन नहीं, मेरा को समझ था कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह जॉब आपको सूट करेगी। जैसे ये आपकी प्रोफाइल बहुत बड़ी है, आपको बड़ी जॉब मिल सकती है, लेकिन आप इस छोटी जॉब के लिए भी आपको क्यों लगता है कि छोटी जॉब भी आपको सूट माई करेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू अर्न मनी टू सपोर्ट माई फैमिली।
मुझे काम करना है, और बेरोजगार रह कर बैठे रहने से बेहतर है कि मैं कुछ काम करके अर्निंग करूं। और दूसरी बात, अगर वो बोलता है कि आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, तो मेरा प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, मेरा नॉलेज इस जॉब के लिए ज्यादा है, तब मैं इस जॉब में और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाऊंगा। जी। सिंपली, अगर एक डॉक्टर कंपाउंडर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा होगा, जी। तो कंपाउंडर के जगह पर एक डॉक्टर हमेशा बेहतर काम करेगा कंपाउंडर से। बिल्कुल। अगर एक नया कंपाउंडर का अपॉइंटमेंट हो और एक नया डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हो उसी पद के लिए, तो कौन ज्यादा बेहतर काम करेगा? डॉक्टर ज्यादा बेहतर काम करेगा। ज्यादा बेहतर काम करेगा। और अगर मैंने अच्छी तरह से काम किया, मेरा क्वालिफिकेशन है, तो अगर ऐसे जगह पर है तो मैं प्रमोशन होगा मेरा, उससे जल्दी मिलेगा। फ्यूचर में मैं आगे जा सकता हूँ। तो आपके पास लेकिन इसका एग्जाम्पल होना चाहिए। रमेश भंडारी नाम था शायद उनका, उन्होंने एसएससी में क्लर्क के जॉब से स्टार्ट किया था, और फॉरेन सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर किए थे। इसको जरा देख लीजिएगा। तो अब तो ये नहीं हो सकता ना कि नहीं, मेरे अंदर काबिलियत है, हम फॉरेन सेक्रेटरी बन सकते हैं, तो कम से कम हमको ये बना दीजिए, इंडियन फॉरेन ऑफ जॉब में, विदेश सेवा में ही हमारा चयन कर लीजिए। तो अगर मौका मिलेगा तो हम नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं। जी। तो जॉब पाना सर है। जैसे जो जी, हम्म। जो मैनेजरियल इंटरव्यूज होते हैं या जो बड़े पोस्ट के इंटरव्यू होते हैं, वहाँ पे कई बार लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इससे बड़ा इंस्टीट्यूट, आपको इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा, हम्म। आप हमारे पास क्यों हैं? मिल जाएगा तो मिल जाएगा मतलब हम नहीं समझ रहे हैं, हमारे पास क्यों मतलब? मतलब आपको, आपको इससे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएगा, आप हमको इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, अगर आप हमें जल्दी छोड़ के चले जाएं तो हम आपको क्यों ले, क्यों हम आपको हायर करें? ये कंपनी जॉब में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नहीं नहीं, कंपनी जॉब में अब ये सवाल उठता है, ये बहुत स्पेसिफिक करना पड़ेगा इसका आंसर। जी। किस कंपनी में हम जा रहे हैं और कहाँ जाने का स्कोप है, इसका कॉमन आंसर जी। नहीं होगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज हम्म। करेगा। इसका हम हम्म। कॉमन आंसर नहीं दे सकते हैं। जी। जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी के इंटरव्यू देने गया है और हम्म। उसको इंफोसिस में भी जाने का मौका मिलेगा, तो छोटी कंपनी वाले क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप हमारी कंपनी में आए हैं जबकि आपको तो इंफोसिस में भी जॉब मिल सकती है, तो आप हमारी कंपनी में क्यों इंटरव्यू देने आए हैं? और है तो कि मिल सकती है और मिल रही है, दोनों में अंतर है ना। जी। अभी तो मिल सकती है, इस इंतजार में हम 5 साल बैठे तो रह नहीं सकते हैं। हमने बहुत सारी जी। कंपनी में ट्राई किया है, कहीं से नहीं ऑफर आया तो आपके पास आए हैं। हमने अप्लाई किया है मतलब बहुत कहने का जगह। मतलब ये सर कि जो भी आंसर हो, उस आंसर में पूरी की पूरी ऑनेस्टी हो कि हम अगर ऑनेस्टी यहाँ होनी, पर हैं बिल्कुल तो बिल्कुल क्यों है। बिल्कुल। बिल्कुल। ऑनेस्टी, हम अगर यहाँ पर हैं तो क्यों है, ये हमारी हम्म। नीड है, और हम कोई टाइम पास करने नहीं आए हैं कि हम 4 महीना 5 महीना आपके पास रहे फिर कहीं और चले गए, फिर कहीं कुछ हाँ। और कर लिए। नहीं, हम्म। ये मेरी नीड है, ये मेरी जरूरत है, और मैं इसीलिए यहाँ और पर यहाँ अगर पहले में यहाँ यहाँ अगर मुझे पहले मौका मिलता है, तो हम उस पोस्ट को या उस सैलरी को यहाँ भी हम अपने परफॉर्मेंस से हासिल कर सकते हैं। जी। और यहाँ काम करेंगे, अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल हम काम कर लिए, उसके बाद कहीं दूसरी जगह मौका मिलता है, तो थोड़ा नया इन्वायरमेंट में नए तरीके से सेटल करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि यहीं पर अपना प्रमोशन पाके ये करें। क्योंकि देखिए, बड़ा ये दिमाग में रखना है कि जो आदमी हमसे पूछ रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उसको भी कहीं ऑफर मिलेगा तो तुरंत भागेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जो पूछ रहा है ना, उसको उसको हम्म। भी अगर दो दो पोस्ट ऊपर का कहीं ऑफर मिला। हाँ, तो चला क्योंकि अगर जाएगा। आप रिलायंस में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो हाँ, मुकेश अंबानी नहीं आके आपसे, अनिल अंबानी आके, मुकेश अंबानी आके आपसे नहीं इंटरव्यू में सवाल पूछेंगे, उनकी कंपनी है। और उनका कोई भी इंप्लॉय जी। कहीं भी बेहतर मौका मिलेगा तो तुरंत जाएगा। तो हर आदमी लाइफ में क्या चाहता है? प्रमोशन चाहता है। तो अगर जी। हमको बेहतर मिलेगा तो हम जा सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड करेगा फिर कौन कंपनी है, कहाँ से कहाँ है, क्या हमको बेनिफिट मिलेगा, इन सबको हम तौल के तब डिसाइड करेंगे ना। मतलब जी। जनरल आंसर इसका नहीं हो सकता है। जी। ठीक है। कहने का मतलब ये है सर कि ऑनेस्टी रहनी चाहिए। ऑनेस्टी ऑनेस्टी। रहिए, अच्छा सर, एक ऑनेस्टी तो और हमेशा चीज। रहे। ऑनेस्टी के अलावा कोई और आंसर नहीं होता, आप अरे, मैनिपुलेटिव नहीं हो सकते इंटरव्यू बहुत में। सारे लड़के ऐसे थे। देखिए ऑनेस्टी कैसे चेक होती है, हम बताते हैं। हम्म। एक कैंडिडेट से पूछा गया
कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से की, नहीं इंटरव्यू की तैयारी नहीं, सॉरी, आपने कंपटीशन की तैयारी कहाँ से की। तो उसने जवाब दिया कि मैंने कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं किया था, मैंने खुद से तैयारी की और कंप्लीट कर दी। उसके बाद उस नेक्स्ट क्वेश्चन उन लोगों ने नहीं पूछा, उसका जॉब नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गई, जॉब नहीं हुआ। तो फिर जब मेरे पास आई तो बोले कि सर हमको तो सारा क्वेश्चन तो हम आंसर तो दे ही दिए थे मैक्सिमम, यही एक सवाल वो लोग पूछा था जिसे हमको लगा कि उन लोग का चेहरा थोड़ा सा ये लगा कि सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप बोल रहे हैं कि ऑनेस्टली आंसर देना चाहिए था, तो हम क्या करते हैं, हम सही में कहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं किए थे। तो हम बोले कि देखिए, आपने तैयारी कहाँ की, कहीं कोचिंग आपने ज्वाइन किया था कि नहीं। तो आपको बोलना चाहिए था कि सर जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे लगा कि इसके लिए मुझे कोचिंग की जरूरत नहीं है, मैं इसे आसानी से कर लूंगी, तो इसलिए मैं खुद से तैयारी कर ली। हाँ, मैथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने एक ट्यूशन पढ़ लिया था। तो बोलती है क्या तुरंत, हाँ सर ये सही है, हम मैथ का ट्यूशन पढ़े थे। ये बात हम जब बोले तो उसके बाद वो बोले कि नहीं सर ये बात सही है, हमने मैथ का ट्यूशन पढ़ा था और आप सही बोल रहे हैं। तो हम बोले बस यही बात बोल देना था, यही बात बोलना था। वो जानना चाह रहा था कि आपका स्ट्रेटेजी। आपके ये बोलने से नहीं सर हम कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं पढ़े थे, हमने खुद से तैयारी की थी, एक एरोगेंसी का सेल्स झलक जाता है। अगर आपने खुद से भी तैयारी की थी तो अगर बोलते नहीं सर हमने कहीं नहीं पढ़ा था, हम तो खुद से तैयारी किए थे, कंप्लीट कर गए, एक ही बार में कंप्लीट कर गए। तो आप थोड़ा ये सा एकदम सी बात है। एरोगेंट दिख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर बहुत मैंने ओवर कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये नहीं ट्यूशन कोचिंग है तो ये एक रीजन दे सकते हैं कि सर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखा तो मुझे लगा क्या कि सारा चीज मेरा जाना हुआ है, सिर्फ हम थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने टेस्ट सीरीज देना शुरू किया और उसी से मैंने तैयारी की, पर्टिकुलरली मैंने ट्यूशन नहीं कहीं कोचिंग नहीं किया था। ये भी हो सकता था आंसर। या मैंने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम महसूस किया, मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, बैंकिंग टर्म में यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही थी इकोनॉमिक्स में, तो मैंने उसके लिए कहीं को ट्यूशन पढ़ लिया। तो ये आपका एक ऑनेस्ट आंसर आता है और बोलने का एक तरीका हो जाता है। ठीक है, तो आप अपने चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, जनरली पूछा जाता है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, आपने फैमिली बैकग्राउंड बताइए। जैसे फैमिली बैकग्राउंड की बात आती है तो कुछ लड़कों को स्ट्रेस हो जाता, जो लड़के जिन लड़कों के पिताजी प्रोफेसर हैं या बैंक में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वो लोग तो बड़ी आराम से बोल देता है कि हमारे पिताजी ये काम करते हैं। कुछ लड़कों के साथ प्रॉब्लम आ जाती है, मेरे पिताजी तो किसान हैं या मेरे पिताजी दुकान चलाते हैं, और ये बोलते समय उनके चेहरे पर एक झेप भी आ जाती है। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ कि ऐसा एक स्टूडेंट मेरे पास आया, बोला कि सर मेरे पिताजी तो ऐसा कोई बहुत अच्छा काम नहीं करते हैं। वो क्लास के बाहर आके हमसे पूछा था, हम मुझे क्या जवाब देना चाहिए। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे फादर करते क्या हैं। तो उसने बताया कि सर मेरे पिताजी बच्चों को स्कूल पहुंचाते हैं फिर स्कूल से घर लाते हैं। तो मैंने कहा कि तुम तो यही बात बोलना है। तो बोला कि तो इस बात से तो इंटरव्यू बोर्ड इंप्रेस नहीं होगा। हम बोले कि नहीं, तुम बोलोगे कैसे इस पर डिपेंड करता है, और ये बात तुम जरूर बोलोगे, कहीं से भी लाओगे। अगर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलेगा तो अपने पिता के बारे में बोलना, माई फादर इज माई आइडियल, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। तो बोला कि कैसे सर, फिर पूछेगा कि कैसे आप मानते हैं। हमने कहा कि कभी भी अगर पूछा जाए तो ये बताओ कि मेरे पिताजी एक बहुत जिम्मेदारी का काम करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पंक्चुअलिटी क्या होती है, ये मैंने अपने पिता से सीखी है। मैंने बचपन से देखा है कि जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो किसी भी सीजन में एकदम फिक्स टाइम पर सभी बच्चों को स्कूल ले जाना और सही सलामत घर लाना, ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चे को आंख मूंद कर सौंप देते हैं, जिनको उनको पक्का विश्वास है कि ये सुरक्षित स्कूल ले जाएंगे और फिर वहां से ले ले आएंगे टाइम से। तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी और पंक्चुअलिटी उनसे सीखी है। तब उसका चेहरा बदल गया। हम लोग कि बोलते समय भी फील आना चाहिए यार, हमारे पिताजी कोई बिल्कुल। गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं। तो अपने फादर के
के काम के प्रति अगर आपको रिस्पेक्ट होगा, आप ही के मन में होगा कि मेरे पिताजी बहुत छोटा काम करते हैं, हाँ, तो मेरे पिताजी बहुत छोटा काम करते हैं तो आप रिस्पेक्ट दिखा ही नहीं सकते हैं। तो जब अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दिखा सकते हैं तो अपने सीनियर्स को क्या रिस्पेक्ट दिखाइएगा। तो ये चीज मैटर करता है, यही चीज झलकना चाहिए। ये ऑनेस्टी हुआ, हम सच बोल रहे हैं। सच बोलने के भी तरीके होते हैं ना। तरीके है, हाँ, सच बोलिए, कॉन्फिडेंस से सच बोलिए। बोलने के तरीके हाँ होते हैं, एक अखड़ता के साथ बोला गया सच घमंड हाँ दर्शाता है। हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं सर, क्वेश्चन पेपर हमने खुद से तैयारी की थी, कहीं कोचिंग वोचिंग नहीं किए थे। हो गया। बोल आपको सत्य बोलना है, लेकिन सत्य बोलने का वही ना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात सत्यम ना हम्म। प्रियम ब्रूयात। सच अपनी बोलिए, लेकिन ऐसा भी सच मत बोलिए कि अप्रिय लगे। अपनी कमजोरी के बारे में बताइए या अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताइए। सो टाइप ऑफ क्वेश्चंस और में हमने ये जाना कि जो सबसे मेन पॉइंट है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना है, वो आप पूरी ईमानदारी से प्रोवाइड कराइए और आपकी बातों में कहीं पर भी एरोगेंस नहीं झलकना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, जैसे सुधांशु ने कहा, उस बात का ध्यान रखिए और अपनी इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अनबायस्ड होना चाहिए, जी ऑनेस्ट होना चाहिए, क्लियर थॉट। करियर के बारे में जी पूछा जाता है मतलब कि आपका प्लानिंग आपके पास है या नहीं, ऐसे चलते हुए इंटरव्यू दे दिए, या आपने इसके ऊपर जी कुछ रिसर्च किया है। ये सब चीजें झलकनी चाहिए। किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाए तो उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल पता लगा ले, है ना, यहाँ तक कि शेयर मार्केट में उसका क्या रेट चल रहा है, हाँ, जी कंपनी का क्या हिस्ट्री रहा है। तो ये सब बातें अगर इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप रखते हैं तो लगता है कि नहीं, आपने पूरी तैयारी की है, रिसर्च किया है इसके ऊपर, और वो दिखना चाहिए।